कातिल मूर्ति। शमाका ने गौर से देखा तो इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल अचानक ही गायब हो गया और इंस्पेक्टर हवा में मुअल्लक हो गया कि फिर अचानक शमाका की दिलदोज़ चीख बुलंद हुई और उसने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और फिर अचानक ही सदियों पुरानी मूर्ति जिसके पास भी जाती उसे मौत से हमकिनार कर देती। लेकिन क्यों? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी कातिल मूर्ति एपिसोड नंबर 5। मैं कौन बोल रहा हूँ इस बात को छोड़ो। जहाँ तक मेरी बात का मतलब का सवाल है तो खावर बेग तुम्हारा मासूम बेटा इस वक्त मेरे कब्जे में है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या? खावर जैसे चिल्लाया। मायरा हैरान हुई। वो तेजी से उठकर खड़ी हुई जो थक कर पास पड़े सोफे पर बैठ चुकी थी और दोबारा बेचैनी के आलम में खावर के पास आकर खड़ी हो गई। समझदारी इसी में है खावर बेग कि कोई भी चालाकी ना करना वरना तुम्हारे बेटे को नुकसान भी पहुंच सकता है, दूसरी तरफ से कहा गया। लहजा बेदस्तूर सख्त था। देखो मेरे बेटे को कुछ ना करना खुदा के लिए, खावर तड़पते हुए बोला। हमजा कहाँ है खावर? मायरा भर्राई हुई आवाज में बोली। बस खावर बेग तुम पुलिस को फोन मत करना, बाकी मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं नहीं, मैं पुलिस को खबर नहीं करूंगा, खावर हकलाते हुए बोला। गुड, इसलिए मैंने तुम्हें समझदार कहा था। वैसे एक बात है, तुम्हारा बेटा बड़ा प्यारा है, दूसरी तरफ से कहा गया। देखिए बताइए आप क्या चाहते हैं? आप जितने पैसे चाहेंगे मैं आपको देने को तैयार हूं, खावर गड़गड़ाते हुए बोला। पैसे? दूसरी तरफ से मौजूद आदमी ने एक जोरदार कहका लगाया। तो तुम ये समझे हो कि ये तुम्हारे बच्चे का जो किडनैप किया है वो पैसों के लिए किया है? खावर हैरान हुआ। तो फिर आपका मकसद क्या है? खावर ने पूछा। मकसद? खावर बेग तुम्हारे बच्चे के इवज में बहुत छोटी सी चीज चाहता हूं, दूसरी तरफ से कहा गया। आप बताइए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, खावर हैजानी लहजे में बोला। नहीं खावर बेग, मैं तुम्हारी चीजों में से कुछ भी नहीं चाहता, वो चीज दरअसल मेरी अपनी है, दूसरी तरफ से कहा गया। आपकी चीज? वो भला मेरे पास कैसे आ सकती है? खावर हैरान हुआ। इत्तफाक से वो चीज दरअसल आपके पास पहुंची है, दूसरी तरफ से कहा गया। वो क्या चीज है? खावर ने पूछा। वो अभी दूसरी तरफ से इतना ही कहा गया था कि राबता मुंतके हो गया। हेलो हेलो, खावर हेलो हेलो करता ही रह गया, मगर दूसरी तरफ से राबता काट दिया गया। किसका फोन था? मेरा बेटा कहाँ है? खावर ने फोन का रिसीवर रखा तो मायरा ने रोते हुए पूछा। वो किसी ने हमजा को किडनैप कर लिया है, खावर बोला। नहीं नहीं, मायरा जैसे चिल्लाई, साथ ही वो लहरा कर फर्श पर जा गिरी। नहीं मायरा, खावर तेजी से मायरा की तरफ बढ़ा। मायरा बेहोश हो चुकी थी। हमजा स्कूल से बाहर निकला तो उसका स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था। हाय हमजा, उसके दोस्तों ने कहा तो वो भी हाथ हिलाता हुआ सड़क के एक तरफ बने फुटपाथ पर चलने लगा। अचानक एक सफेद रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वो चौंकते हुए रुका। गाड़ी की बाईं तरफ का शीशा डाउन हुआ और हमजा को एक खूबसूरत लड़की का चेहरा नजर आया। बेटा, ब्लॉक बी किस तरफ है? उस लड़की ने पूछा। ब्लॉक बी? हमजा ने हैरानगी से लफ्ज दोहराया। पता नहीं। वो लड़की मुस्कुराई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये ब्लॉक बी? ओह नहीं, हमजा अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला। ब्लॉक बी में तो मेरा ही घर है। वो लड़की अब थोड़ी दूर खड़ी इमली आलू बखारे की रेडी के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके शायद ब्लॉक बी का ही पूछ रही थी।
उसी वक्त एक और नीले रंग की कार तेजी से हमजा के पास आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा पिछला खुला और एक शख्स तेजी से बाहर निकला। हमजा उसे देखकर डर सा गया, क्योंकि उस आदमी के इरादे नेक नहीं थे। उस आदमी ने आगे बढ़कर हमजा के मुंह पर हाथ रखा और तेजी से गाड़ी में बैठा। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा ली। ये किडनैपिंग इतनी तेजी से हुई थी कि किसी को पता ना चल सका। काका कौन है आप लोग? मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, हमजा रोते हुए बोला। गाड़ी में इस वक्त 3 आदमी मौजूद थे, 2 अगली सीटों पर और एक पिछली सीट पर। बेटा हम तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ही ले जाएंगे, वो आदमी बोला, और जिसने हमजा को पकड़ रखा था। नहीं, आप बुरे लोग हो, आप मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर नहीं जा रहे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, हमजा बेदस्तूर रोते हुए बोला। ए जग्गू चुप करवा इसे, ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठा आदमी सख्त लहजे में बोला। अभी लो उस्ताद, जग्गू ने कहा और जेब से एक सफेद रंग का रुमाल निकाला और हमजा की नाक पर रख दिया, और चंद ही सेकंड में हमजा बेहोश हो गया। हमजा को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक कमरे में पाया जो ज्यादा बड़ा नहीं था। कमरे में एक चारपाई मौजूद थी जिस पर वो लेटा हुआ था। काफी देर वो छत को घूरता रहा, फिर वो उठकर बैठ गया। बीते हुए मनाजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो 3 आदमी थे जिन्होंने उसे अगवा किया था। वो अपने माँ बाप को याद करके रोने लगा। कमरे में सवाए उस चारपाई के अलावा कुछ नहीं था। यहां तक कि कमरे में कोई रोशनदान भी नहीं था, सिर्फ एक दरवाजा था जो यकीनन बाहर से बंद था। थोड़ी देर बाद कमरे का अकलौता दरवाजा खुला और वही आदमी जिसने उसे अगवा किया था, वो हाथ में खाने की ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुआ। अगले सीट पर बैठे आदमी ने उसे जग्गू के नाम से मुखातब किया था। लो ये खाना खा लो। जग्गू जरा सख्त लहजे में बोला। नहीं, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, हमजा ने रोते हुए कहा। वहां भी भेज देंगे, पहले तुम खाना खा लो, जग्गू मुस्कुराते हुए बोला। आप मुझे नहीं भेजेंगे, हमजा बेदस्तूर रोते हुए बोला। भेजेंगे जरूर, अगर तुम्हारे पापा हमारे बास की बात मान लेंगे तो हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा के पास छोड़ आएंगे, जग्गू ने कहा। कौन सी बात है? हमजा ने पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है कि कोई चीज है जो बास को चाहिए और वो तुम्हारे पापा के पास है। अगर तुम्हारे पापा ने वो चीज बास को दे दी तो बास तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम यहीं रहोगे। जग्गू ये बात कहते हुए मुस्कुराया भी था। आप मेरे पापा से बात करवाएं, मैं अपने पापा से कहूंगा कि वो चीज आप लोगों को दे दें, हमजा ने कहा। वक्त पड़ने पर यह भी करेंगे, फिलहाल तुम ये खाना खा लो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पापा से बात हो जाएगी, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, जग्गू ने कहा और खाने की ट्रे जमीन पर रखकर कमरे से बाहर निकल आया और हमजा ट्रे में पड़े खाने को घूरने लगा। भूख तो उसे बड़े जोरों की लगी हुई थी। ट्रे में सेब और केले भी पड़े हुए थे। हमजा ने खाना खाया और बाकी बचा खचा खाना एक तरफ रख दिया। अब वो सोच रहा था कि इन लोगों को उसके पापा के पास क्या चाहिए। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो लॉक था। वो दोबारा चारपाई पर आकर बैठ गया। एक बार फिर माँ बाप की याद ने उसे अपनी तरफ खींचा। उसने फिर बेकसी के आलम में रोना शुरू कर दिया। उस वक्त एक मर्दाना चीख की आवाज गूंजी। हमजा का रोना यकदम बंद हो गया। वो उठकर दरवाजे के करीब आया। हमजा को बाहर से दरवाजे की कुंडी गिरने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त दरवाजा खुला और बाहर खड़ी शख्सियत को देखकर हमजा हैरान रह गया। वो उस शख्सियत को अच्छी तरह जानता था। बाहर वही लड़की खड़ी थी जिसने उसे ब्लॉक बी का पूछा था। उस लड़की ने हाथ में लोहे की एक सलाख पकड़ रखी थी।
चलो बेटा जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, वो लड़की तेज आवाज में बोली। लेकिन हमजा हैरत से मुजस्समा बना उसे घूर रहा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। सामने मौजूद बड़ी सी बिल्डिंग पर मेंटल हॉस्पिटल लिखा हुआ था। वो अस्पताल में मौजूद एक तरफ बनी लिफ्ट की तरफ बढ़ी और लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर पहुंची। वो लिफ्ट से बाहर निकली। सामने एक लंबी राहदारी थी जिसमें कई पागल अपने पागलपन में मसरूफ थे। एक पागल सर जमीन पर लगाए और टांगे दीवार के साथ लगाए कह रहा था, मैं सही कहता था कि ये दुनिया है ही उल्टी। ऐसे ही और भी कई पागल अपने अपने अंदाज में अपने अपने नजरिए पेश कर रहे थे। वो लड़की चलते चलते अचानक एक कमरे के पास रुकी। एक अजीब सी हैरानगी उसके चेहरे पर अयां हो गई। वो बोझल कदमों के साथ उस कमरे में दाखिल हुई। कमरे में एक आदमी अपने दोनों हाथ और टांगे ऊपर किए फर्श पर लेटा हुआ था। वो लड़की उस आदमी के सामने आई। उस आदमी ने आंखें बंद की हुई थी। उस आदमी का चेहरा देखकर लड़की मजीद हैरान हो गई। वो दाऊद तत तुम? हैरानगी के बायस लड़की के मुंह से निकला। उस आदमी ने आंखें खोली। अरे प्रोफेसर साहब आप? नहीं दाऊद, मैं प्रोफेसर अब्बास नहीं बल्कि डॉक्टर शाजिया हूं, वो लड़की बोली। डॉक्टर शाजिया? लेकिन तुम लगती तो नहीं हो डॉक्टर शाजिया, तुम प्रोफेसर अब्बास हो, वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला। कैसी बातें कर रहे हो तुम? दाऊद, प्रोफेसर अब्बास एक मर्द था जबकि मैं एक लड़की। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर शाजिया झंझलाते हुए बोली। पागल? मैं पागल नहीं हूं डॉक्टर साहब, आप हर वक्त मुझे पागल कहते रहते हैं। खुदा के लिए मुझे पागल ना कहा करें। दाऊद ने यकदम उठकर डॉक्टर शाजिया के सामने अपने दोनों हाथ बांधते हुए मिन्नत अमीज लहजे में कहा, मैं तुम्हें पागल क्यों कहूंगी दाऊद, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यहाँ अभी अभी डॉक्टर शाजिया आई थी, क्या वो चली गई? दाऊद ने कहा तो डॉक्टर शाजिया बेबसी के आलम में उसका मुंह ही देखती रह गई। वो डॉक्टर शाजिया हकलाई, वो चली गई। तो आप क्या डॉक्टर शाजिया का भूत हैं? इतना कहकर दाऊद जोरदार अंदाज में हंसने लगा। ये बेवकूफ तो वाकई पागल हो गया है, डॉक्टर शाजिया गुस्से से बड़बड़ाई। डॉक्टर शाजिया अपना सर पकड़कर बैठ गई। दाऊद बार बार मौजू से हट जाता था। प्रोफेसर साहब, उस दिन जब आप जख्मी हालत में जमीन पर गिरे पड़े थे तो आपके पास एक मूर्ति पड़ी हुई थी जिसे उठाकर मैं बस स्टॉप की तरफ गया था। लेकिन रास्ते में ही मेरी जेब में हलचल सी पैदा हुई जिसमें मूर्ति थी। उसी वक्त एक बच्चा अचानक झाड़ियों से निकलकर सड़क के ऐन दरमियान में आकर खड़ा हो गया। मैंने ब्रेक्स लगाई तो ब्रेक्स फेल थी। मजबूरन बच्चे को बचाने के लिए मैंने स्टीयरिंग मुकम्मल तौर पर घुमा दिया और जीप दरख्त से जा टकराई और मेरा सर भी स्टीयरिंग से जा टकराया और मैं मर गया। दाऊद ने कहा तो दिलचस्पी से दाऊद की दास्तान सुनने वाली डॉक्टर शाजिया बेइख्तियार हंस पड़ी। तो तुम जिंदा कैसे हो? डॉक्टर शाजिया ने हंसते हुए पूछा। डॉक्टर साहबा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों मरूं? मरे आप। इतना कहकर दाऊद जमीन पर बैठा और जोर जोर से रोने लगा। अरे दाऊद, तुम ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर शाजिया घबराए हुए बोली। मगर दाऊद पर कोई असर ना हुआ। वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था। थोड़ी देर में वहां अस्पताल का अमला आ गया। साथ ही अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर आसिफ भी था। अरे डॉक्टर शाजिया, आप यहां क्या कर रही हैं? डॉक्टर आसिफ हैरानगी के आलम में बोला। डॉक्टर साहब, मैं इसे जानती हूं, डॉक्टर शाजिया ने कहा। प्रोजेक्ट पर प्रोफेसर अब्बास के असिस्टेंट ये थे और मैं वहां इमरजेंसी और मरीजों की देखभाल के लिए वहां मौजूद थी। इनका बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और दिमागी चोट लगने की वजह से ये पागल हो गए हैं और पागल भी अजीब किस्म के।
एक बात के ख़त्म होते ही कोई नया मौजू छेड़ लेते हैं और फिर उसके बाद नया पहली बात बिल्कुल भूल जाते हैं। डॉक्टर ने अजीब बात बताई। ओह, हैरत के बाद डॉक्टर शाजिया के मुंह से निकला, आप अपने भाई से मिलने आई होंगी। डॉक्टर आसफ ने खदशा जाहिर किया। जी, मिलने तो भाई से ही आई थी, फिर मुझे दाऊद नजर आ गया और मैं यहाँ आ गई, डॉक्टर शाजिया ने बताया। आप मेरे ऑफिस में चलिए, मैं आता हूँ, डॉक्टर आसफ ने कहा तो डॉक्टर शाजिया असबात में सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल आई और डॉक्टर आसफ के ऑफिस में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आसफ भी वहां आ गया। उसके हाथ में वही अखबार पकड़ा हुआ था, थोड़ी देर पहले दाऊद ने पकड़ा हुआ था। डॉक्टर आसफ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ तो डॉक्टर शाजिया, मैं कह रहा था कि दाऊद बड़ा अजीबोगरीब किस्म का पागल है। कुछ दिन पहले ये अखबार मुझे दिखाया और कहा कि इस घर पर जो मुसीबत आई है वो उस कातिल मूर्ति की वजह से आई है। जब मैंने पूछा कि कौन सी कातिल मूर्ति, तो फिर किसी और नए मौजू पर बात शुरू कर दी। डॉक्टर आसफ ने वो अखबार डॉक्टर शाजिया के सामने रखते हुए कहा। डॉक्टर शाजिया ने वो अखबार उठाया और फ्रंट पेज पर छपी मोटी मोटी सुर्खियां पढ़ने लगी। फुलवारी गांव में फरजाना नामी औरत की खौफनाक मौत। तफसील कुछ यूं थी। फुलवारी गांव में फरजाना नाम की औरत की हैरत अंगेज मौत ने सबको हैरान कर दिया। उस औरत के शोहर महमूद को फरजाना की लाश अपने बेटे के कमरे से मिली। फरजाना के सर में मौजूद बालों की जड़ों के जरिए खून निकलने लगा था। पूरा गांव फरजाना की इस मौत पर हैरान है। डॉक्टर हजरात भी ये ना बता सके कि वो खून क्यों निकला। डॉक्टरों को भी कोई वजह समझ में ना आ सकी। डॉक्टर शाजिया ने वो खबर दोबारा पढ़ी। दाऊद का कहना है कि इस औरत की मौत उस कातिल मूर्ति की वजह से हुई है, डॉक्टर आसफ ने बताया। डॉक्टर शाजिया ने एक गहरी सांस खींची। अक्सर बातों बातों में अजीब बातें करता रहता है, वो मुझे मार डालेगा। मैं वहां पहुंचा तो वहां मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो कातिल मूर्ति सबको मार डालेगी, वगैरह वगैरह। डॉक्टर ने मजीद हैरान कुन बातें बताई। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अब चलती हूं। इतना कहकर वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अपने पागल भाई से मिलकर अस्पताल से बाहर निकल आई। वो अपनी गाड़ी में बैठी। मुझे इस घराने के अफराद से मिलना चाहिए, हो ना हो मूर्ति वही है। डॉक्टर शाजिया खुद से हम कलाम हुई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फराटे से गाड़ी आगे बढ़ने लगी। वो फुलवारी गांव में दाखिल हुई। एक आदमी से उसने महमूद के घर का पता पूछा और जल्द ही वो महमूद के घर के सामने पहुंच गई। दिन के 11 बज रहे थे। डोर बेल बजने पर घर के मुलाजिम ने दरवाजा खोला। मैं महमूद साहब से मिलना चाहती हूं, मुझे उनसे कुछ काम है। डॉक्टर शाजिया ने मुलाजिम को अपने आने की वजह बताई। साहब तो शहर से आ रहे हैं, उनका फोन आया था कि वो 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं, मुलाजिम ने बताया। तो क्या मैं ड्राइंग रूम में बैठकर उनका इंतजार कर सकती हूं? डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए मुलाजिम से पूछा। जी जरूर, मुलाजिम खुश अखलाकी से बोला। आज डॉक्टर शाजिया को अंदाजा हो गया था कि गांव के लोग वाकई खुश मजाज होते हैं। मुलाजिम ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और फिर शरबत ले आया। तकरीबन 20 मिनट के बाद महमूद अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम, उसने डॉक्टर शाजिया की तरफ देखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर शाजिया ने जवाब दिया। जी फरमाइए, महमूद ने बैठते हुए पूछा। महमूद साहब, मैं डॉक्टर शाजिया हूँ। यहाँ हमारी टीम आपके गांव में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी कि वहाँ मौजूद हेड प्रोफेसर अब्बास की अचानक पुरइसरार मौत हो गई और फिर अभी डॉक्टर शाजिया ने इतना ही कहा था कि बैसाखियों की टिक टिक ने डॉक्टर शाजिया की बात में खलल डाला और डॉक्टर शाजिया उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। बैसाखियों के सहारे चलता हुआ जीशान अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम, जीशान ने डॉक्टर शाजिया की तरफ देखते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। आई एम फाइन।
इतना कहकर जीशान सोफे पर बैठ गया। ये मेरा बेटा है जीशान, महमूद ने जीशान का तारुफ कराया। डॉक्टर शाजिया उलझन भरी निगाहों से महमूद की तरफ देखने लगी। वो बज़ाहिर ये कह रही थी कि वो जो बात कहना चाहती हैं वो जीशान की मौजूदगी में नहीं हो सकती, और महमूद भी उसकी उलझन भरी निगाहों का मतलब समझ गया। जीशान बेटा, तुम अंदर चलो, मैं डॉक्टर साहबा की बात सुनकर अभी आता हूं, महमूद ने कहा तो जीशान ने असबात में सर हिलाया और दोबारा उठकर कमरे से बाहर निकल गया। हाँ तो डॉक्टर साहबा, आप कुछ कह रही थी, महमूद ने जीशान की जाने के बाद डॉक्टर शाजिया को याद दिलाया। जी हाँ, और फिर वहां डॉक्टर साहब के असिस्टेंट दाऊद का भी एक्सीडेंट हो गया। उन्हें काफी खराब हालत में शहर ले जाया गया और प्रोजेक्ट वाला काम बंद हो गया। मैं समझती प्रोफेसर अब्बास की तरह दाऊद भी इस जहाने फानी से कूच कर गया है, लेकिन आज सुबह मैं पागल खाने में अपने भाई से मिलने गई तो वहां मुझे दाऊद मिला जो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। उसने मुझे बड़ी हैरान कुन बातें बताई, यहां तक कहकर डॉक्टर शाजिया सांस लेने के लिए रुकी। वो हैरान कुन बातें क्या थी डॉक्टर साहबा? महमूद ने दिलचस्पी से पूछा। उसने बताया कि आपके घर पर जो मुसीबत आई, यानी आपकी बीवी की जो इतनी खौफनाक मौत हुई है, वो एक कातिल मूर्ति की वजह से हुई है। डॉक्टर शाजिया ने कहा तो महमूद को हैरत का एक जोरदार झटका लगा। ये आप क्या कह रही हैं? महमूद हकलाते हुए बोला। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। प्रोफेसर अब्बास और दाऊद को खुदाई के दौरान एक पुराने महल के आसार मिले। वो उस महल में दाखिल हुए। उस महल से उन्हें काफी सारा सोना, एक लाश और एक मूर्ति मिली। जहां तक मेरा ख्याल है, प्रोफेसर अब्बास की मौत भी उस मूर्ति की वजह से हुई होगी। दाऊद ने जरूर कुछ खौफनाक देखा होगा, जिसकी बुनियाद पर वो कह रहा था कि आपकी बीवी की मौत उस कातिल मूर्ति की वजह से हुई होगी। डॉक्टर शाजिया ने तफसीलन सारी बात बताई। मूर्ति? अरे याद आया। महमूद को हैरत का एक शदीद झटका लगा। जीशान के पास एक मूर्ति मैंने देखी तो थी। महमूद तेजी से उठा। मैं जीशान को लेकर आता हूं। महमूद तेजी से अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद ये जीशान फिर महमूद के साथ बैसाखियों की टिक टिक करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हाँ तो बेटा बताओ, तुम्हारे पास वो मूर्ति थी? महमूद ने पूछा। जी हाँ, मेरे पास वाकई एक मूर्ति थी, लेकिन जब मैं खावर अंकल के घर गया तो वो मूर्ति कहीं खो गई, जीशान ने बताया। तो इसका मतलब है, वैसे खावर साहब कौन हैं? डॉक्टर शाजिया ने सोचते हुए पूछा। वो मेरे दोस्त हैं जो शहर में रहता है, महमूद ने बताया। इसका मतलब कि वो मूर्ति वहां है। डॉक्टर शाजिया ने खदशा जाहिर किया। क्या? महमूद चिल्लाया। जी हाँ, इससे पहले कि वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों, मुझे उनके पास पहुंचना चाहिए और वो मूर्ति हासिल करनी चाहिए। डॉक्टर शाजिया ने महमूद की तरफ देखते हुए कहा। क्या आप मुझे उनका एड्रेस बता सकते हैं? जी जरूर। इतना कहकर महमूद ने खावर के घर का एड्रेस शाजिया को लिखवा दिया। डॉक्टर शाजिया ने उनका शुक्रिया अदा किया। वैसे डॉक्टर साहबा, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। इस किस्म की बातें अब कहां? महमूद बेयकीनी के आलम में बोला। महमूद साहब, जमाना जदीद जरूर है, लेकिन आज भी ऐसी अनहोनी बातें हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करती। मैं प्रोजेक्ट साइट पर बहुत कुछ देख रही हूं। वहां एक मजदूर को सांप ने काटा, लेकिन उसका जख्म देखकर खौफ आता था, क्योंकि उस मजदूर का जख्म बिल्कुल भी सांप के काटे जैसा नहीं था। और फिर एक हैरान कुन बात हुई। वो जख्म फटा और उसमें से काले रंग का कीड़ा निकला। ये देखकर सब लोग खौफजदा हो गए। दूसरे दिन उस मजदूर का जिस्म नीला पड़ने लगा और वो शाम तक इस दुनिया से चल बसा। आप खुद सोचिए, आपकी बीवी की हैरान कुन मौत किस वजह से हुई? कोई भी ये समझ ना सका। आपकी बीवी से सर से इतना खून निकला। डॉक्टर शाजिया ने कहा। पापा लगता है डॉक्टर साहबा ठीक कह रही हैं। एक तरफ बैठा जीशान यकदम चौंका।
क्या मतलब? ज़ीशान उसकी बात पर महमूद भी चौंका। पापा, वो मूर्ति हर वक्त मेरी जेब में रहती थी। उस दिन भी जब मैं पतंगबाजी कर रहा था तो पतंग उड़ाते उड़ाते मैं जब छत की मुंडेर के करीब पहुंचा तो मुझे यकदम होश आ गया और मैं रुक गया। फिर किसी ने जोरदार अंदाज में मुझे पीछे से धक्का दिया। गिरते गिरते मैं यकदम घूमा, लेकिन छत पर कोई नहीं था, ज़ीशान ने बताया। महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए अब मैं चलती हूं, डॉक्टर शाजिया ने कहा। तो महमूद ने असबात में सर हिलाया और शाजिया महमूद के घर से बाहर निकल आई। वो अपनी गाड़ी में बैठी तकरीबन 2-2.5 घंटे के सफर के बाद शहर में दाखिल हुई। उसने गाड़ी महमूद के बताए हुए एड्रेस पर डाल दी। सड़क के बाएं तरफ बने फुटपाथ पर एक छोटा सा बच्चा स्कूल की वर्दी और स्कूल बैग लिए चला जा रहा था। डॉक्टर शाजिया ने गाड़ी उसके करीब जाकर रोक दी।